चल यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं अब प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? देखिए हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इन सब के बारे में पढ़ना था। सेल वॉल पढ़ ली हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली हम लोगों ने। अब प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा बता चुके हैं और उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? देखिए प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली बात। और AFWS शिम्पर साहब ने इसके बारे में बताया डिटेल में, और हेकल साहब ने इसकी डिस्कवरी करी। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी और AFWS शिम्पर साहब ने पूरा डिटेल में इसके बारे में बता दिया। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ठीक है, आसानी से दिख जाएंगे। सब स्पेसिफिक पिगमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। अगर आप हमारे नोट्स को देखें तो प्लास्टिड्स को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। यहाँ 3 तरीके के आपको प्लास्टिड्स दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके के प्लास्टिड्स। अगर आप यहाँ से लेके चलें पिगमेंट्स के बेसिस पे, ल्यूकोप्लास्ट देखिए कलरलेस है, आपको दिख रहा है ये कलरलेस होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कैसा है? कलरलेस है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर ये ग्रीन कलर का है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको दिखने को मिलते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट 3 पार्ट में होता है। एमाइलोप्लास्ट यानी अगर ये स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो इसे हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट अगर ये फैट्स या ऑयल्स को कर रहा है, फैट्स या ऑयल्स को कर रहा है, और अगर ये प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक, ये प्लास्टिड्स एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बेसिकली प्लास्टिड्स बनते कैसे हैं? अगर हम प्लास्टिड्स के बनने की मैकेनिज्म के ऊपर आए तो प्लास्टिड्स बनते कैसे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए प्लास्टिड्स जो है वो प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। प्रोप्लास्टिड्स इटियोप्लास्ट से बन सकता है, हो सकता है इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए और इटियोप्लास्ट इसमें कन्वर्ट हो जाए, फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। या प्रोप्लास्टिड्स डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में आते हैं या प्रोप्लास्टिड डायरेक्ट ल्यूकोप्लास्ट में। ये इस तरह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल। अगर आप एक एग्जांपल दें इंटर कन्वर्जन का, तो आप एग्जांपल देखिए इसका टोमेटो। टोमेटो जो होता है, आप अगर शुरुआत में देखिए टोमेटो को तो व्हाइट कलर का होता है। टमाटर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो अगर व्हाइट कलर का है तो उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस। फिर वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट इसमें कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में, और फिर धीरे धीरे वो रेड कलर का हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में। अगर आप जड़ों को देखिए, पौधों की या पेड़ों की जड़ों को देखिए तो क्या होता है? वो व्हाइट कलर की, और जड़ों में बहुत सारा मटेरियल जो है वो स्टोर रहता है, रिजर्व मटेरियल जो है वो रहता है। तो स्टोरेज कर रहा है यानी कि वहाँ कौन सा प्लास्ट होगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर होगी बात? और स्टार्च होगा बेसिकली उसके अंदर ज़्यादा। हाँ, तो उसके रूट्स के अंदर स्टार्च होगा। हाँ बिल्कुल। तो कलरलेस है। देखो स्टार्च के अलावा फैट भी स्टोर हो सकता है, जरूरी नहीं स्टार्च ही हो, फैट भी हो सकता है, लेकिन स्टोर हो रहा है ना कलरलेस चीज़ों में, क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं। इस वजह से यहाँ का जो प्लास्टिक्स है वो रूट्स को कौन सा मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? तो प्लास्टिक्स 3 तरीके के हो गए, यहाँ लिख भी दिया है। प्लास्टिक्स 3 तरीके के हो गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है, इस वजह से ये कैसा हो गया है? कलरलेस हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मिलता है, किस कलर का? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अभी क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब बात कर लेंगे, और भी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, these plastids are yellow to reddish in color because of the presence of carotenoid pigments, कैरोटीन और xanthophylls। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, काफी लंबी बात होगी इसमें। क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड, क्रोमोप्लास्ट के बारे में आ गया तो देखिए ये क्रोमोप्लास्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है क्रोमोप्लास्ट।
ठीक, कैरोटिनॉइड्स के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से तो ये अलग ही है, ये बन सकते हैं उससे। ठीक, फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन की बात की जाए तो क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई? जब कलर दे रहा है तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एंथोसियानिक पिगमेंट कहाँ मिलता है, हमने आपको बताया है वैक्यूल में, याद रखिएगा एंथोसियानिक पिगमेंट कहाँ मिलेगा, वैक्यूल में मिलेगा, वो भी तो अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉलिनेशन को। यहाँ पे अगर बात करी जाए चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश, इसका अभी हमने बताया था, टमाटर का और चिली का कलर जो है, मिर्च भी जब बहुत ज्यादा दिन तक रख दो, हरी मिर्च जो होती है वो कैसी रहती है, लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें विच कंटेन्स रेड पिगमेंट ल्यूकोप्रीन, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में, और उसमें रेड पिगमेंट हो गया, कौन सा, लाइकोपीन। ये लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से ही इसमें कैसा कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है टमाटर में और मिर्च में। क्लियर है? इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जो है आपको बता ही दिया, फ्लावर्स में अट्रैक्शन के लिए आएगा, पॉलिनेशन कराएगा। दे प्रोवाइड ब्राइट रेड एंड ऑरेंज कलर टू फ्रूट्स फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स। फ्रूट डिस्पर्सन, भाई फ्रूट इधर से उधर जाएगा तो सीड अपने आप डिस्पर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई? दे आर आल्सो द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स की भी साइट होती है। आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। जो क्लोरोप्लास्ट है वो भाई साहब कहाँ कहाँ क्या क्या है, दे वर फर्स्ट सीन बाय नाउ, सीन करा था, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, डिस्कवरी की बात है। द क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ प्लास्टिड्स एंड आर द prime biological importance as they provide food to practically all organisms through photosynthesis। सभी ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, ऑफ एल्गी एंड अदर ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, याद रखिए ब्लू ग्रीन एल्गी। क्रोमैटोफोर्स वर्ड आपको जब भी मिलेगा, याद रखिए यहाँ जो भी लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा। क्रोमैटोफोर वर्ड जहां भी मिलेगा आपको किसमें मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या BGA ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैनी प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल लैक क्लोरोप्लास्ट, उनमें नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, तो उनकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, आगे क्लोरोप्लास्ट जो उनके अलग अलग शेप हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के शेप अलग अलग हो सकते हैं, जो यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको डिट्टो याद कर लेना। ये शेप देखिए, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है, लेंस शेप का भी हो सकता है। लोअर प्लांट्स एल्गी में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास। याद रखिएगा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें मिल रहा है, क्लेमाइडोमोनास में मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें मिल रहा है, स्पाइरोगायरम। स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें मिल रहा है, स्पाइरोगायरम। गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में मिल रहा है। नेट लाइक यानी रेटिकुलेट किसमें मिल रहा है, यूडोकोनियम में। स्टार लाइक किसमें मिल रहा है, जिग्निमा में मिल रहा है। आप बहुत ध्यान से इनके शेप्स याद कर लीजिए। क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप होते हैं, 5-6 टाइप के आपको दे दिए गए हैं। आप यही चीज अभी कहाँ पढ़ेंगे, यही चीज आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, एल्गी में। तो एल्गी में ना पढ़ के आप इसको यही खत्म कर लीजिए। क्या है, इनके अलग अलग शेप्स दिए हुए। कप शेप इसमें क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरल शेप स्पाइरोगायरा, गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स, नेट लाइक या रेटिकुलेट इसमें यूडोकोनियम, और स्टार लाइक जिग्निमा में देखने को मिलेगा। अब क्लोरोप्लास्ट के नंबर वेरी कर सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। अलग अलग स्पीशीज में इसके नंबर वेरी करते हैं। और सबसे कम नंबर किसमें देखने को मिलेगा, एक क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा आपको। कहाँ, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास। द मिनिमम नंबर ऑफ 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इज फाउंड इन ग्रीन एल्गा, यूलोथ्रिक्स एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। यार, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है, लेकिन हमारी
हायर प्लांट्स में कितना मिल सकते हैं? 20 से 40 तक मिल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की बात करी जाए हायर प्लांट्स की, अच्छा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मिलती है, पायरेनॉइड। एक चीज मिलती है, क्या मिलती है? पायरेनॉइड। हो सकता है आगे इसमें मिले आपको, लेकिन हम आपको यही बता दे रहे हैं। पायरेनॉइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल चीज मिलेगी, कौन? पायरेनॉइड। एल्गी में देखने को मिलती है यार, एल्गी में देखने को मिलती है, ग्रीन एल्गी में। ठीक है, पायरेनॉइड। ये क्या होते हैं? प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। बीचों बीच में प्रोटीन होता है और ये साइड में स्टार्च को रखे हुए होता है। बीचों बीच में कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, मेरे पेपर में भी आया है। और ये आसपास क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन बॉडीज, यानी कि प्रोटीन के बने गोलाकार कण जो मड का संग्रह करते हैं, स्टार्च का संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं। किसको? स्टार्च को। बने किसके हैं? प्रोटीन्स के हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पायरेनॉइड्स कहते हैं। कहाँ मिलेंगे? आपके क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, आगे आते हैं आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन। 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, उसका एनवेलप है। ठीक है, फिल्ड विद फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, और क्लोरोप्लास्ट में इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कह देते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम वगैरह की बात करेंगे। देखिए, आप अगर क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से देखें तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले तो बाहर की तरफ देखिए, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। एक कॉइन को क्या कह देते हैं? थाइलाकॉइड कह देते हैं। और थाइलाकॉइड के पूरे पाइल को क्या कह देते हैं? ग्रैनम कह देते हैं। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। क्लियर? एक पाइल बना दिया, स्टैक बना दिया, जिसे हमने क्या कह दिया है? ग्रैनम कह दिया है। ये ग्रैनम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इनके थ्रू। देखिए, ये लैमेलीज कहलाती हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लैमेली। ठीक है, अगर आप देखें, ग्रैनम देखें या थाइलाकॉइड देखें, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ग्रैनम दूसरे से, किससे? लैमेली से। स्ट्रोमा लैमेली होती है। ठीक है, और बीच में इसके लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है। इस लिक्विड मटेरियल को क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा कह देते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर, इस लिक्विड मटेरियल के अंदर इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। आप अगर इसको एनसीईआरटी में देखना चाहें तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। और 3 तरीके के प्लास्टिक से एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो गया और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी और ये सब। फैट क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। ठीक है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल अभी बताया हमने आपको। कुछ अदर पिगमेंट्स भी होंगे, अभी सारे पिगमेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट की बात करी जाए तो ये कलरलेस हैं और इनके अलग अलग शेप हो सकते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है क्या? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जो पोटैटो में मिलेगा। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स। और प्रोटियोप्लास्ट क्या करेगा? प्रोटीन्स को करेगा। आप अगर यहां देखिए तो यहां बहुत साफ सा स्ट्रक्चर इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, बीच में ग्रैनम हो गया, थाइलाकॉइड हो गया, स्ट्रोमा लैमेली भी हो गई। क्लियर है? और जो लिक्विड मटेरियल है इसे हमने स्ट्रोमा कह दिया। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है बेटा? अभी हमने बताया आपको, इसका सर्कुलर डीएनए। डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर। और क्या होगा इसमें? राइबोसोम्स। कितने एस? 70 एस राइबोसोम्स। क्लियर है? 70 एस राइबोसोम्स में देखते हैं।
तो एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रोटियोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? एल्यूरोप्लास्ट, जो प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। एल्यूरॉन लेयर होती है, प्रोटीन्स की ही बनी होती है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे मीसोफिल सेल्स में मिल जाएंगे लीफ की, ठीक है। दे आर लेंथ शेप अलग अलग, हमने शेप बता दिया और शेप भी हमने आपको बता दिया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे मिलेंगे। लंबाई चौड़ाई की बात करी जाए, लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर की, चौड़ाई हो जाती है 2 से 4 माइक्रोमीटर की। एक मिलता है पर सेल क्लेमाइडोमोनास का, और साथ ही साथ अभी हमने आपको एक और एल्गी का नाम बताया था, वो कौन था? यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल मिलेगा, जबकि बड़ी हायर ऑर्गेनिज्म में कितना मिल जाएगा? 20 से 40 मिल जाते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो इस साल के नीट में, इस साल या पिछले साल वाले नीट में आपसे पूछी गई, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। बिल्कुल वैसा ही है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थे। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप देखेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्लोरोप्लास्ट में अंदर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी, लेकिन one of the two inner chloroplast membrane is relatively less permeable। inner chloroplast, ठीक है। इसमें क्या क्या? of the two, इन दोनों में से inner वाली क्या है? relatively less permeable। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में लेस परमिएबल है, इस बात को याद रखिएगा। यानी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन अंदर वाली लेस परमिएबल, माइटोकॉन्ड्रिया की मोर परमिएबल, ठीक है। द स्पेस जो इसमें इनके बीच में स्पेस है उसे क्या कह देंगे? इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसे स्ट्रोमा कह दिया है। उसमें थायरोइड्स हैं, ठीक है। और थायरोइड के साथ साथ क्या हो जाता है? बहुत सारे और भी, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब, जिसे स्ट्रोमा लैमेली कह देते हैं, कनेक्टिंग थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड इनक्लोज स्पेस, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन जो है, जो स्पेस को एनक्लोज किए हुए है, मान लीजिए थाइलेकोइड है, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है इसको हम क्या कह देते हैं? ल्यूमेन कह देते हैं। अगर अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े तो उसमें देखेंगे जाके, वहां पे आपको ये ल्यूमेन देखने को मिलेगी, और यही केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है और एटीपी का फॉर्मेशन यही होता है। अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा कि थाइलेकोइड जो है, जरा यहाँ देख के लीजिए, यहाँ थाइलेकोइड है, एक थाइलेकोइड ये है, दूसरा थाइलेकोइड ये है, तीसरा थाइलेकोइड ये होगा। ऐसे ही तो एक दूसरे के ऊपर थाइलेकोइड रखे हुए हैं, यही तो पूरा स्टैक बन रहा है। इसी स्टैक को तो हमने क्या कह दिया है? ग्रेनम कह दिया है। तो थाइलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर जाते हैं तो जहां पे ये टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जहां पे टच कर रहे हैं, इसे कह देते हैं एप्रेस्ड पार्ट। और जहां ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं वो होता है नॉन एप्रेस्ड, ठीक है। नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड पार्ट, क्लियर है? ये बात ध्यान रखिए, कौन सा एप्रेस्ड पार्ट है, कौन सा नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि अभी हम इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। एक एप्रेस्ड पार्ट हो गया, एक नॉन एप्रेस्ड। देखिए ये थाइलेकोइड है ना, एक दूसरे के ऊपर, हमने इसको थोड़ा और डिटेल में दिखा दिया है कि ये थाइलेकोइड कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना रहे हैं। तो जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट हो गया? एप्रेस्ड पार्ट। जहां एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट हो गया? नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो गया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? अभी क्योंकि हम लोग इसी में थोड़ी सी और डिटेल में बात करने जा रहे हैं, पहले यहां तक आप समझ लीजिए। तो ये आपके हो गया ल्यूमेन, जो थाइलेकोइड के अंदर, यानी इसके अंदर कैविटी होगी उसे ल्यूमेन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर की कैविटी स्ट्रोमा, थाइलेकोइड के अंदर की कैविटी ल्यूमेन। क्लियर है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले एंजाइम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया स्ट्रोमा में राइबोसोम्स मिल रहा है। राइबोसोम होंगे तो प्रोटीन बनाएंगे ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम होंगे वो भी इसी के अंदर ही तो होंगे। और दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो सारे एंजाइम तो होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ना, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी एंजाइम। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जरा ध्यान रखिए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए।
ठीक है। और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम ने बता दिया आपको कौन से हैं, 70S टाइप है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पिगमेंट हैं और यही पिगमेंट को हम बात करने जा रहे हैं अभी। जेंटोफिल्स वगैरह, कैरोटिनॉइड्स, इसके अंदर कई पिगमेंट्स होते हैं। अब उन पिगमेंट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक। अब इसके अलावा राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S होते हैं और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं। यहां हम पिगमेंट्स के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा जरा हम लोग फोटोसिंथेसिस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो आपको फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स के नाम बताए गए हैं और यहाँ क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस में। आप ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर आप यहां देखेंगे तो उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन बड़ा ही साफ क्लियर करके इन्होंने सारी चीजें दे दी हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आपको बताया ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में लेस परमिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में कैसी है, ये लेस परमिएबल। इसके बाद ये आपका हो गया ग्रैनम, पूरा एक ग्रैनम, NUM। अगर M आएगा पूरा वो हो गया तो ये सिंगुलर है, और ग्रैना है तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। और एक ग्रैना दूसरे ग्रैना, इन सबको जोड़ने वाले बीच में जो एमिली ऐसे क्या दिया है, स्ट्रोमा। बीच का जो लिक्विड भरा हुआ है स्ट्रोमा कह दिया। स्ट्रोमा के अंदर आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं और DNA मिल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, ठीक है। और यहीं पे इन्होंने स्टार्च ग्रैन्यूल बना दिए हैं। जब आगे चल के बहुत सारा खाना बनाएगा तो स्टार्च ग्रैन्यूल लिपिड भी इसमें देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पार्ट में कंप्लीट होती है। कितने पार्ट में कंप्लीट होती है, दो पार्ट में, एक लाइट एक डार्क। यस, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस। ये दो पार्ट में कंप्लीट होती है। इसमें एक लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, और दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहां होती है फोटोसिंथेसिस की, याद रखिए, लाइट रिएक्शन होती है ग्रैनम या थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होती है। और डार्क रिएक्शन क्या होती है, स्ट्रोमा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में मेन काम क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और यहां वाटर की स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे लाइट को, और लाइट को ट्रैप करते हैं जो केमिकल्स, उन्हें कहते हैं पिगमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, पिगमेंट्स कहते हैं। और यहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होंगे वो कितने तरीके के होते हैं, आओ उनको देखें। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 तरीके के मेजर पिगमेंट देखने को मिलते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने देखे। देखिए, वी कैन लुक फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट। किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। पेपर लेते हैं, उसको हम रख देते हैं और पिगमेंट के ऊपर डालते हैं, वो पिगमेंट पेपर के ऊपर अपने आप से चढ़ेंगे। तो अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग डेप्थ तक ऊपर जाते हैं, अपनी अपनी हाइट में चले गए। तो कोई लाल है, कोई नीला है, कोई हरा है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट हमें दिख जाते हैं। किसके ऊपर मिले, पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। याद रखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने पिगमेंट बताया और क्या बताया, एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन किया ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट the color we see in leaf is not due to single pigment। जो हमें लीफ का ग्रीन कलर मिल रहा है वो एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, 4 पिगमेंट हैं। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, ध्यान से देखिए, क्लोरोफिल ए जो कैसा कलर का होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राफ। इस बार के नीट में आया है ना 2025 में, नीट में ये आपको मिला है, यही क्वेश्चन यहीं से, ध्यान से देखते रहिए।
क्लोरोफिल ए किस कलर का है? ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का है, क्रोमेटोग्राम में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल बी किस कलर का है? येलो ग्रीन कलर का है। ज़ेंथोफिल्स येलो कलर के हैं और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो येलो या येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। ये 4 तरीके के मेजर पिगमेंट मिल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पे? थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में। याद रखिए थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये पिगमेंट्स। क्लियर? याद रखिए एक पॉइंट अब यहां हम जो एक्स्ट्रा देने वाले हैं, 230 क्लोरोफिल ए के जो पिगमेंट हैं उनको मिला के एक क्वांटासोम बनता है। क्या बनता है? क्वांटासोम। फोंटाना ने इसके बारे में बताया। फोंटाना ने कहा कि 230 क्लोरोफिल पिगमेंट्स को मिलाएंगे, क्लोरोफिल ए टाइप के, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्वांटासोम कहते हैं। याद रखिए कभी कोई पूछे एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल? 230 क्लोरोफिल होते हैं। आइए क्लोरोफिल का अगर डायग्राम देखा जाए तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हमें ये पूरा सेशन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा अगर हम क्लोरोफिल का डायग्राम जाने। देखिए क्लोरोफिल का डायग्राम होता है वो टैडपोल लाइक होता है। कैसा होता है? टैडपोल लाइक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का डायग्राम कैसा है? टैडपोल लाइक, यानी उसमें एक टेल होगी, ऊपर की तरफ हेड भी होगा, टैडपोल लाइक होगा। और इसमें क्या होता है? इसमें 4 रिंग्स होती हैं। एक ऊपर की तरफ इसमें पायरॉल रिंग है, ये पायरॉल रिंग है, और ये नीचे की तरफ फाइटॉल चेन। ये फाइटॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स की बनी है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स की ये बनी हुई है तो पानी को ये बेचारी अवॉइड करती है, और जब पानी से दूर रहते हैं जो, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 पायरॉल रिंग होती हैं, ठीक है। पायरेनॉइड्स इसमें जो रहते हैं, 4 पायरेनॉइड रिंग्स मिलेंगी इसमें, ठीक। और 4 जो पायरेनॉइड रिंग होती हैं वो किस शेप में है? यहां पे आपको दिख रही है, ठीक है। पायरॉल 4 फायरिंग रिंग्स कितनी है? 4। और 4 पोर फायरिंग रिंग एक दूसरे से यहां इंटरकनेक्ट रहेगी, मैग्नीशियम बीचों बीच में है। और बिल्कुल ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। हीम बीचों बीच में रहता है, ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल अलग रहते हैं, 4 चेन होती है उसकी, और बिल्कुल यहाँ पे आयरन हो जाएगा बीच में, जैसे यहाँ मैग्नीशियम, 2 अल्फा 2 बीटा। हाँ, और यहाँ ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको एक सिनेरियो समझाने की कोशिश करें। 4 नाइट्रोजन, बीच में एक मैग्नीशियम, इस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनता है, क्लोरोफिल। अच्छा, ये जो पायरॉल रिंग है, ये पायरॉल है और ये फाइटॉल है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ। ये पायरॉल कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टेंडेंसी किसी एक ही चीज में मिल रही है। ऐसे कंडीशन क्या कहलाती है? एम्फीपैथिक। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एम्फीपैथिक हो गया। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल अपना कैसा होता है? एम्फीपैथिक होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? एम्फीपैथिक वो भी तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हाँ, आपका जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, उसका हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, वो भी एम्फीपैथिक ही है, ठीक है। यहाँ लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोरोफिल। तो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। इस तरह से हमें क्लोरोफिल का एक सिनेरियो समझ में आया कि इसमें नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन है। तो CHONMG, ये इसके जनरली ये 5 जो एटम्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ 5 एटम। अब इन एटम्स के अलग अलग नंबर होते हैं, 55, 72, 5, 4 mg। तो क्लोरोफिल ए, तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोरोफिल ए।
इसी तरह से अगर 55 70 6 4 mg हो गया, 55 70 6 4 और mg हो गया, तो क्लोरोफिल बी हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर C, इसके अलावा C 35 32 5 4 mg है, 35 32 5 4 और mg, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, यहाँ N हो जाएगा। 35 32 5 4 mg है तो क्लोरोफिल C हो जाएगा, क्लोरोफिल C हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें एक और कहते हैं कि 54 70 6 4 mg है, कितना 54 70 6 4 और mg, यानी CHON mg, 54 70 6 4 mg, तो क्लोरोफिल कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, क्लोरोफिल डी हो जाएगा ये वाला। इनके फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, एक बार मेरे सीपीएमटी में पूछा गया था। और इसके अलावा एक और क्लोरोफिल होता है, इसे हम क्लोरोफिल ई कहते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका बारे में कोई यहाँ डिस्कशन नहीं। क्लोरोफिल ई, तो कितने क्लोरोफिल हो गए, क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई, याद रखिए कितने क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई। फिर ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ये मिलते कहां कहां है, क्लोरोफिल ए और बी अगर होगा तो ये क्लोरोफाइसीन, क्लोरोफाइसीन। और सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे बड़े बड़े हाई प्लांट्स, उसमें ए और बी देखने को मिलता है। ए और सी अगर तो फियोफाइसीन में देखने को मिलेगा। ए और डी रोडोफाइसीन, ए और डी है तो रोडोफाइसीन। एक और तो होता है टेरेडोफाइसीन है नहीं, ये आपको मिलेगा बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया, यस, ज़ेंथोफाइसीन। यानी जहां आपके बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहलाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है क्लोरोफिल का, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में सारी जानकारी हो गई, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सारी जानकारी हो गई, ठीक है। क्लोरोफिल ये हो गया, किस शेप का है, टेट्पोल लाइक है हमारा। कहां मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानकारी हो गई। क्लोरोप्लास्ट में देखिए, यहाँ पे हमने फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में इम्परमिएबल है या लेस परमिएबल है। इसके बाद इसमें थाइलेक्वाइड्स की ये लेयर्स हैं, और थाइलेक्वाइड के जो पार्ट एक दूसरे से टच करते हैं वो एप्रेस्ड, और जो नहीं टच करते हैं वो नॉन एप्रेस्ड होते हैं। कई थाइलेक्वाइड्स हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते हैं, ऐसे स्टैक यानी ग्रैनम कई हो सकते हैं, और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट रहता है थ्रू स्ट्रोमा लैमेली। इसके अंदर आपको पिगमेंट्स मिल रहे हैं, किसके अंदर, थाइलेक्वाइड के अंदर। और थाइलेक्वाइड के अंदर 4 पिगमेंट मिल रहे हैं, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल, ठीक है। उनके कलर्स हमने आपको पीछे बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब ये पिगमेंट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस हमने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस में हमने आपको बताया 2 पार्ट में होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और पानी को तोड़ने के लिए हमें चाहिए है लाइट, और लाइट को करना है ट्रैप, और ट्रैप करने के लिए होते हैं इसमें पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स हमने आपको बता दिए 4, कितने, 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए बी ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ठीक है। और ये 4 पिगमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम ये एक सिस्टम है, सिस्टम जो क्या कर रहा है, लाइट को ट्रैप कर रहा है।
और लाइट को ट्रैप करने वाला सिस्टम क्या कहला रहा है? लाइट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट कर रहा है ना यस सर। सिस्टम। तो अपना जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, ये क्या होता है, इसमें बीचों बीच में एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। बीचों बीच में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है। इसके आसपास यहाँ कैरोटीन्स होते हैं और क्लोरोफिल बी भी होता है, फिर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आते हैं। जो बीचों बीच वाला मॉलिक्यूल होता है वो हमारा कहलाता है रिएक्शन सेंटर। ये जो बीचों बीच वाला होता है इसे क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और ये जो इसके आसपास वाले हैं ये कोर मॉलिक्यूल हैं, और जो इसके इधर वाले हैं वो एंटीना मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो आपका रिएक्शन सेंटर हो गया, कोर मॉलिक्यूल हो गए और एंटीना मॉलिक्यूल हो गया, और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा पिगमेंट सिस्टम कहलाता है। जो क्लोरोफिल ए है स्पेशल टाइप का है, जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है बेटा, वो दो टाइप का हो सकता है। ये दो टाइप का हो सकता है। ये क्या कर रहा है? ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है ना। जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिक्वायर्ड होती है, जो फोटोसिंथेसिस कराती है, वो कितने से कितने नैनोमीटर की लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस कराती है? वो 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस करा सकती है। इसे कहते हैं पार। बेटा क्या कहते हैं? पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं इसे, पार कहते हैं। देखो ये मत कहना कि क्लोरोप्लास्ट से भटक गए, क्लोरोप्लास्ट ही चल रहा है, उसी में है सारी चीजें। और ये जो लाइट है पार फोटोसिंथेसिस करा रही है, उसमें से जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वो दो तरीके की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। या तो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, या 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसे हम P680 कह देंगे। अगर रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसे P700 कह देंगे। दैट मींस हमारे पास दो टाइप के लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम हैं, LHS। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिन्हें हमने फोटो सिस्टम कह दिया है। जिसे हमने क्या कह दिया बेटा? फोटो सिस्टम कह दिया है। तो दो तरीके के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड है। अगर हमारा एक ऐसा फोटो सिस्टम जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम कह देंगे PS सेकंड, जिसमें P680 वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। और अगर 700 की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे P700 कह देंगे। फोटो सिस्टम याद कर लीजिए, P700 किसमें मिलेगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट में मिलेगा। P680 कहां मिलेगा? फोटो सिस्टम सेकंड में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, जरा सी भी नहीं। अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं जहां हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड हैं, और थाइलेक्वाइड के अंदर ये दो स्पेस हैं। एक ऐसा स्पेस है जो एक दूसरे से टच कर रहा है, जिसे हमने क्या कह दिया है? एप्रेस्ड पार्ट कह दिया है। और एक ऐसा स्पेस है जो जहां टच नहीं कर रहा है, ये एप्रेस्ड पार्ट हो गया, और ये नॉन एप्रेस्ड हो गया। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम्स की। अब बात किसकी कर लेते हैं? फोटो सिस्टम्स की। तो द फोटो सिस्टम इज लोकेटेड इन द नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना थाइलेक्वाइड एज वेल एज स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड। तो ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट के ऊपर होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है कहां मिलेगा? नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे। और फोटो सिस्टम सेकंड इज प्रेजेंट इन द एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना थाइलेक्वाइड। ये कहां मिलेगा? एप्रेस्ड पार्ट के ऊपर मिल जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये फर्स्ट मिलेगा और उसमें सेकंड मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वही क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। अभी डार्क रिएक्शन के बारे में तो पता ही नहीं चला सर, ये डार्क रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन में तो हमने कह दिया वाटर स्प्लिट होगा, पानी टूटेगा, पानी के 2 मॉलिक्यूल टूट गए और पानी टूट के क्या बना, हाइड्रोजन आयन बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 1 ऑक्सीजन निकाल दिया। ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी, इससे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी चलेगी, वो हमारे जो पिगमेंट्स हैं उसमें, और जो H है, हाइड्रोजन है ना, ये आगे जाके NADPH वगैरह बना देगा। ठीक, डार्क रिएक्शन क्या करेगा, और इसी से आपका ATP बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो इससे क्या बन जाएगा आपका, ATP बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा आपका, NADPH बन जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं। ये दोनों एनर्जी करेंसी हैं, और इन एनर्जी करेंसी का रिएक्शन किसमें करते हैं, डार्क रिएक्शन में करते हैं। और डार्क रिएक्शन हम 3 तरीके से चला सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं, C3 साइकिल हो सकता है, C4 साइकिल हो सकता है, और कैम साइकिल हो सकता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। C3 साइकिल, हाँ फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ेंगे। C3 साइकिल कौन सा होता है, जब पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का हो। जब पहला स्टेबल कंपाउंड फोटोसिंथेसिस में पहला कार्बन फिक्सेशन पे पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होगा तो इसे कह देंगे C3 साइकिल। और जो पहला 3 कार्बन का कंपाउंड है वो कौन सा है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड है तो इसे C4 साइकिल कहेंगे। 4 कार्बन का कंपाउंड कौन सा होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अगर यही कैम साइकिल होगा तो उसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको जहां रेतीला जगहें हैं, यानी जीरोफिटिक प्लांट्स, जहां सेकेंडरी प्लांट्स होंगे, वहां आपको कैम साइकिल देखने को मिलेगा। और इसमें एक स्पेशल बात होती है कि इसमें रात में स्टोमेटा खुलते हैं और दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं कौन से होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहलाते हैं। आप ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर की सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कितने होते हैं, कौन से पिगमेंट्स कहां मिलते हैं, पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या काम करता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन करता है। लाइट रिएक्शन कहां होती है, ग्रैनम में होती है। डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट होगा तो 2 तरीके के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होगा। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे PS फर्स्ट कह रहे हैं, एक है PS सेकेंड। जो PS फर्स्ट वाला है उसमें रिएक्शन सेंटर P700 का होता है और जो सेकेंड होता है उसमें P680 का होता है। इस तरीके से हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का पार्ट भी इसी के साथ में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। अभी फोटोसिंथेसिस को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट समझ लीजिए। एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है, वो पॉइंट है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP। अभी हमने आपको कहा कि ATP का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ATP का फॉर्मेशन कब हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये 2 तरीके का हो सकता है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों इसे साइक्लिक कहते हैं, क्यों नॉन साइक्लिक कहते हैं, ये बात की बात है। ध्यान से समझिए, 2 पॉइंट यहां पे नीट लेवल के ही हैं। आपने कहा फोटोफॉस्फोराइलेशन किसमें हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। अगर यही बात आ जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि भाई ATP तो मेन माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दैट मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज रिलेटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इज रिलेटेड विद क्लोरोप्लास्ट। And in chloroplast, it is of 2 types: cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. We will discuss this in our later videos. ठीक है, आगे की बात हम लोग करेंगे बाद में। अब यहाँ पे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड इतनी बातें हो गई। बहुत कुछ आपका क्लोरोप्लास्ट में कंपाइल हो गया है। ध्यान से इसको दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
हो गया आज का लेक्चर। हैव अ नाइस डे।